नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जावेद मियाँ पहुँचे और जावेद मियाँ, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद हारून ऐसे पिटिशनर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुँचे और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि सब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे परिवार के एक व्यक्ति ने एक माइनर का रेप किया। एफआईआर दर्ज होते ही सरकार ने हमारे गोडाउन पर, हमारे मकान पर और हमारी फैक्ट्री पर सीज करते हुए उस पर एक नोटिस छपा कर दिया और नोटिस छपा करके उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर इसको गिरा देंगे। हुजूर हमको बचाइए, योगी सरकार रेपिस्ट के घर क्यों गिरा रही है? योगी सरकार को कानून का पालन करना चाहिए। ये जो व्यक्ति है वो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल का मर्जी अब वो करे, उसको जन्नत दिखाइए। लेकिन आप पूरे परिवार को जन्नत क्यों दिखा रहे हैं? पूरे परिवार को क्यों मिटा रहे हैं? ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2024 की रूलिंग का उल्लंघन है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ये कहा था कि ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई और जहां तक मुझे याद है ऑनरेबल जस्टिस विश्वनाथ थे या कौन था, ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई तो उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने एक रूलिंग पास कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कम से कम 15 दिन का नोटिस होना चाहिए, पार्टी को सुना जाना चाहिए, पार्टी को पूरी बात बतानी चाहिए, उसके बाद उसका निर्णय करना चाहिए, तभी किसी घर को गिराया जा सकता है। फिर बाद में तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस भी ये कह चुके हैं कि भाई एक्यूज्ड का घर गिराने का क्या मतलब होता है? एक्यूज्ड का घर गिराना स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप एक्यूज्ड का घर गिरा दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने भी अभी सोमनाथ वाले मामले में कहा था कि किसी इंडिविजुअल एक्यूज्ड का घर गिराना स्वीकार नहीं है। पब्लिक सरकारी प्रॉपर्टी पर अगर आपने कब्जा करके रखा है, मस्जिद मज़ारें बनाकर रखी हैं, मंदिर गुरुद्वारे बनाकर रखे हैं, तो फिर वो सार्वजनिक संपत्ति पर अगर आपने बनाया है, इंक्रोचमेंट करके बनाया है, जनता की संपत्ति पर, सरकार की संपत्ति पर बनाया है, तो फिर हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। आपको याद होगा कि ये मामला जब सोमनाथ वाला आया था, तो सोमनाथ के मामले में 2021-22 का प्रकरण है, रातों रात, या उसके बाद का मेरे ख्याल से 2023 का प्रकरण है, जब मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। उसके बाद उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया और प्रोजेक्ट लाने के लिए जगह की आवश्यकता थी, तो मालूम पड़ा सोमनाथ के मंदिर पे तो लोगों ने मजारें, मस्जिदें बना रखी हैं, 100 से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रखे हैं। सरकार ने पहले उनको नोटिस दिए, नोटिस देने के बाद भी उनको लगा कि हम 10-20 हजार लोग हैं, कुछ हो नहीं सकता। सरकार ने रातों रात, पूरी रात लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया, एक मैदान में, और ऐसा कहते हैं 150 बुलडोजर एक साथ इकट्ठे वहां भेज दिए, कई एक डंपर वहां इकट्ठे भेज दिए और रातों रात पूरी बस्ती साफ कर दी, कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रक्चर साफ कर दिया। ये तो हमें मालूम ही है कि मस्जिद वाले एरिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण मार्ग पर जो मस्जिद बनी हुई थी या मस्जिद वाला एरिया बना हुआ था, उसको भी सब गिरा दिया, मस्जिद सहित गिरा दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। जिमखाना वहां से तोड़ रहे हैं। आप सोचिए कि देश में सिक्योरिटी के लिए, देश को सही करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ रहे हैं। ये सज्जन ऑनरेबल हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में चूंकि इन्होंने कहा कि मेरे ह्यूमन राइट, मेरे फंडामेंटल राइट, मेरे रिलीजियस राइट बहुत सारे वायलेट हो रहे हैं, इसलिए हमें सब रिलीफ दिया जाए और सरकार के खिलाफ स्टे दिया जाए कि सरकार हमारी बिल्डिंग को, हमारे घर को ना गिराए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच चीफ जस्टिस ने बिठाई, इसलिए वैसे तो सिंगल जज सुनता, लेकिन चूंकि इन्होंने फंडामेंटल राइट बहुत सारी चीजें जोड़ दी थी, इसलिए इन्होंने, चीफ जस्टिस ने वो रैपिड जस्टिस के खिलाफ, ये रैपिड जस्टिस होती है कि आपने रेपिस्ट हैं, आपका कोई संस्थान है, आपका घर है, उसको सरकार गिराती है, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 2 जजेस की बेंच, ऑनरेबल जस्टिस सुधीर श्रीधरन, ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ नंदन, इनकी बेंच बैठी। राज्य सरकार उसमें, होम डिपार्टमेंट उसका वो बना, हमीरपुर के एसपी को पार्टी बनाया गया और नगर पालिका परिषद के ईओ को उसका सदस्य बनाया, उसका पार्टी बनाया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अब ये समस्या थी कि एक मुकदमा आईटी एक्ट, बीएनएस के तहत और पॉक्सो के तहत, चूंकि ये माइनर का मामला है और कन्वर्ट करने का मामला था, एंटी कन्वर्जन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आप समझ सकते हैं, एक माइनर से उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करना, उसके साथ विवाह करना और माइनर के साथ सुहागरात मनाना और बहुत सारी चीजें।
इस मामले में जब मोहम्मद जावेद और उनके परिवार वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हुई, एफआईआर दर्ज हुई, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्होंने, स्वाभाविक है कि सरकार एक्टिव हो गई। इनका जो सरकार का टारगेट है वो ये कह रही है कि हम इंस्टेंट जस्टिस के अलावा, जो रेगुलर जस्टिस है उसके अलावा इंस्टेंट जस्टिस भी करते हैं। अब इंस्टेंट जस्टिस करने के लिए सरकार को बैकग्राउंड चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें केवल इसलिए क्योंकि आप रेपिस्ट हैं, केवल इसलिए क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन करवाया इसलिए आपका घर गिराया जा रहा है। सत्य यह है कि जैसे ही ये होता है तो नगर महापालिका भी एक्टिव हो जाती है, जैसे ही ये होता है तो प्रशासन अलर्ट हो जाता है, प्रशासन का ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है, और जैसे ही प्रशासन का ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है तो प्रशासन में बैठे लोग जो शायद क्लास सी, क्लास डी या क्लास 2 के, क्लास 3 के कर्मचारी होते होंगे, उनको भी ध्यान में आता है कि कौन से मोहल्ले की कौन सी फाइल फंसी हुई है। उन्होंने फाइल खंगोलना शुरू करते हैं तो मालूम पड़ा इन सज्जन के खिलाफ पहले से नोटिस है। इन सज्जन को पहले ही कहा जा चुका है कि तुम इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इसकी डिजाइन अप्रूव्ड नहीं है, इसका नक्शा अप्रूव्ड नहीं है, आप इसको नहीं बना सकते। और सज्जन को जब नोटिस गया होगा तो उन्होंने, नगर महापालिका वाले जब आए होंगे तो 1000, 2000, 5000 रुपए देकर उनको मुंह बंद कर दिया होगा और कंस्ट्रक्शन करके खड़े हो गए, और ये लगा होगा कि हमने जीत लिया है जग। हकीकत यह है कि कोई व्यक्ति रोक सकता है, फाइल तो सदैव रहती है। इनका एक रेजिडेंशियल हाउस था, एक इंडियन, मतलब एक लॉज है, कॉमर्शियल एसेट है वो, और एक मिल है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन मिल है। इन तीनों पर सरकार ने नोटिस किया कि भाई ये अवैध निर्माण है, आप बिना सैंक्शन के इसको चला रहे हैं, आपके पास अनुमति नहीं है। अब रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो ये कहते हैं कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है। इसकी जो 15 दिन का नोटिस वाला मामला है उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। न्याय करने का काम जुडिशरी का है, एग्जीक्यूटिव इंस्टेंट न्याय नहीं कर सकती। अच्छा, सवाल जुडिशरी से कोई करता नहीं, सवाल तो योगी जी से करेंगे, सवाल तो सरकार से करेंगे। अब जब सवाल आप सरकार से करेंगे तो क्या होगा? जुडिशियल डाइवर्जेंस सामने आती है। क्या आता है? दोनों जजेस के सामने जब ये समस्या आई तो कुछ बातों पर तो दोनों जजेस सहमत हो गए। दोनों ने ये कहा कि भाई केवल एक्यूज्ड होने के आधार पर नहीं होना चाहिए, 2024 की रूलिंग का कंप्लायंस सही से होना चाहिए। उन्होंने कहा सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। लेकिन एक सीनियर जज ने ये कहा कि क्यों ना इस मामले में, ऑनरेबल जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा, क्यों ना इस मामले में एक वैन लगा दिया जाए, एक इंस्टीट्यूट मैंडेट दायर कर दिया जाए, इशू कर दिया जाए, जिसमें यह कहा जाए कि जब किसी के खिलाफ एफआईआर हो तो 2 वर्ष तक आप उसका घर डेमोलिश नहीं कर सकते। अब देखो, 2 वर्ष तक घर डेमोलिश नहीं कर सकते तो अब नई चीजें शुरू हो जाएंगी। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी देखिए। नई चीजें ये शुरू हो जाएंगी कि किसी के खिलाफ अगर नोटिस पहले से जारी है, उसके घर तोड़ने का नंबर आ गया है, तो वो एक अपराध करेगा, कहेगा मैं जेल, मेरे खिलाफ एफआईआर है, एफआईआर हो गई तो फिर अब हमारा घर नहीं 2 साल तक तोड़ सकते आप। ये भी तो, इसका वाइस वर्सा भी तो इस्तेमाल हो सकता है, और इसके बहुत सारे उपयोग के अलावा दुरुपयोग भी हो सकते हैं। इसलिए 2 साल का रिस्ट्रिक्शन की जैसे ही ये हुआ तो इंस्टेंट जस्टिस आप नहीं कर सकते, ये ट्रिपल तलाक तो इंस्टेंट कर सकते हैं। अब सोचो कि इंस्टेंट तलाक तो कर सकते हैं लेकिन इंस्टेंट न्याय नहीं कर सकते। ये इसलिए सुप्रीम हाई कोर्ट गए कि सब इंस्टेंट न्याय नहीं होना चाहिए, इंस्टेंट तलाक जो है वो तो 1500 साल पहले कह गए, इसलिए इंस्टेंट तलाक तो हो सकता है, इंस्टेंट न्याय कैसे हो सकता है? जिसको इंस्टेंट न्याय कहा जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो दिखाओ। अब ये जो हीरो वाली मूवी देखते हैं, इसमें हीरो अगर धीरे धीरे करेगा तो क्या उस कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ना वो जादूगरी। और जनता कैसे सेटिस्फाई होगी? जनता को भरोसा कैसे होगा? जनता को भरोसा होगा न्याय तो आपकी व्यवस्था कोर्ट की 20 साल में अब मैं सेटल करेंगे मामला। लेकिन जो पहले से अवैध बना हुआ है, जिस पर पहले से नोटिस जारी हैं, जिसको संज्ञान लिया जा चुका है, आपने कुछ खिला पिलाकर उसको शांत करवा दिया था, वो सारे प्रकरण तो सामने आ ही सकते हैं। और वही इंस्टेंट न्याय का तरीका बनता है। क्योंकि मकान बनाते समय लोगों को लगता है कि एमसीडी वालों को या म्युनिसिपैलिटी वालों को या जो अथॉरिटी पीडब्ल्यूडी आई है जिसको नक्शा अप्रूव करना था, उसको हमने खिला पिला दिया, वो तो पर स्लेब पैसे लेते हैं।
पार्सली मतलब एक छत, 100 गज की छत तो इतना पैसा, 50 गज की तो इतना पैसा, 40 गज की तो इतना पैसा, 100 गज की, 150 गज की, 500 गज की, उसके सबके पैसे तय हैं, वो पैसा पहुंचा दिए, मर्जी हो वैसे बना लीजिए। हकीकत यह है कि आप अवैध को वैध नहीं कर सकते ऐसे पैसे देके। अवैध का मतलब अवैध ही होता है, और वो अवैध कागजों में होता है। अधिकारी खा पी के चुप हो सकता है, लेकिन कागज कभी खत्म नहीं हो सकता, और जब भी मौका लगेगा तो वो कागज बोलता है, और जब वो कागज बोलता है तो अब इसमें कोर्ट में एक बात डेमोलिशन के टाइम के जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा, जो डेमोलिशन के खिलाफ है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अब ये डायलॉगबाजी तो अच्छी है, ये बताइए कि लोग तरस जाते हैं घर बनाने के लिए, लोग तरस जाते हैं 2 बच्चे पढ़ाने के लिए, तुम तरस नहीं खाते अपनी बीवी पर 14 बच्चे पैदा करने के लिए, तुम तरस नहीं खाते सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए। सरकारी जमीन पर एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो हो जाता है चालान, और तुम तो पूरी बस्ती बनाए बैठे हो, पूरे देश के 140 करोड़ को धता बताए बैठे हो। क्या तुम्हारे खिलाफ इंसाफ बाकियों को नहीं होगा? क्या हिंदुस्तान के बाकी लोग इंसाफ नहीं पाएंगे? मैं अगर उस समय कोर्ट में होता तो इनकी ये शायरी का ऐसा ही जवाब देता कि तुम्हें शर्म नहीं आती सरकारी जमीन में घर बनाने में? तुम तरस नहीं खाते देश के प्रशासन पे? जहां चाहो वहां बना लेते हो, जहां चाहो जब चाहो तब जैसे चाहो बना लेते हो, न सिस्टम में आते हो, न नगर पालिका में आते हो, न टैक्सेशन सिस्टम में आते हो, बस इलीगल नंबर 2 की इकोनॉमी चलाई और बनाकर खड़ा कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जो टाई अप किया, मतलब जो बातें कही वो तो समझ में आई, लेकिन जब 2 साल के रिस्ट्रिक्शन का सामना आया, जब ऑनरेबल जस्टिस श्रीधरन ने ये कहा कि 2 साल का ब्लैंक ब्लॉक लगाना देना चाहिए या स्टे लगा देना चाहिए, 2 साल तक नहीं कर सकते, तब दूसरे वाले जज साहब ने कहा ये तो और भी नाइंसाफी होगी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। ऑनरेबल सिद्धार्थ नंदन ने इस विषय पर डिसएग्री करते हुए कहा 2 साल के प्रतिबंध के लिए मैं एग्री नहीं हूं, क्योंकि प्रशासन को अपना, मैं इस बात से एग्री हूं कि गलत तरीके से मकान नहीं गिरना चाहिए, मैं इस बात से एग्री हूं कि कोई इंस्टेंट एक्शन नहीं लेना चाहिए, मैं इस बात से एग्रीड हूं बिना लॉ एंड ऑर्डर के, बिना कानून के, बिना ग्राउंड के किसी को छूना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं हूं कि 2 साल के लिए उस पर बैन लगा दिया जाए, 2 साल तक उस पर कुछ कार्रवाई ना हो। इससे बहुत सारे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत सारे निकलकर सामने आएंगे। आप सोचिए, बाबा के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ओके करता जा रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम से, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बुलडोजर खैरनार ने इस्तेमाल किया था देश में। ये 1990 का टाइम था जब खैरनार मुंबई के कमिश्नर हुआ करते थे और दाऊद इब्राहिम की अवैध बिल्डिंगों को गिराना शुरू किया था। ये चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो जाए और चाहे कितना ही छोटा आदमी हो, एक पार्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति सिर्फ एक चीज देखता है कि वो कैसे जमीन पर कब्जा कर सकता है। वो भू राजनीतिक आंदोलन चलाने से पीछे नहीं हटता और अपने आप को जन्नत के लिए जस्टिफाई करता है। तो उस समय खैरनार ने दाऊद इब्राहिम की बिल्डिंगें गिरानी शुरू करी थी। बाद में योगी आदित्यनाथ जी जब बैठे तो सरकारी स्तर पर शुरू हुआ, सरकार ने आदेश देना शुरू किया, तब बुलडोजर थोड़ा फेमस हुआ, लोगों ने बुलडोजर बाबा कहना शुरू कर दिया। आज की तारीख में देश भर में अगर बिल्डिंग गिराओगे तो कैसे गिराओगे? मैं, सरकार नहीं गिराएगी, मैं भी गिराऊंगा तो कैसे गिराऊंगा? आजकल हाथ से गिराने का चलन नहीं है, बुलडोजर लगाया और गिरा दिया। इतना एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? ये बिल्डिंग एक एक निकालेगा। तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने वाले योगी जी के आदेश को, यानी कि राज्य सरकार के आदेश को, जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जावेद ने, साजिद ने, हरून ने कि साहब हमें, जो घर का एक व्यक्ति है उसने रेप किया होगा, उसने कन्वर्जन करवाया होगा, उसने लड़की को साथ में भाग गया होगा, लेकिन मेरा क्या दोष है? तुम्हारा दोष नहीं है, तुम अवैध तरीके से गतिविधि चला रहे हो और तुम्हारा सपोर्ट के बगैर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, परिवार के सपोर्ट के बगैर कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
स्प्लिट वर्डिक्ट दी और कुल मिलाकर इसको कानून का स्टेटस बनने से फिलहाल रोक दिया। अब ये चीफ जस्टिस के पास फाइल जाएगी, अगर इस पर कुछ ऐसा हुआ होगा थर्ड जज के बेंच के पास जाना चाहिए, और नहीं तो स्प्लिट वर्डिक्ट आ चुकी है। और वर्डिक्ट ना कहे तो ठीक है, एक ने प्रपोज किया दूसरे ने रिजेक्ट किया, हो सकता है 3 जजेस की बेंच में लगाया जाए, हो सकता है कि इस फाइल को ऐसे ही दबा दिया जाए। वैसे 3 जजेस की बेंच में जाना चाहिए, 3 जजेस की बेंच में एक तीसरा जज और बैठाना चाहिए जो ये कहे कि वाकई में 2 साल का बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूं 2 साल का बैन अगर लगा भी देते हैं तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि 2 साल के बैन का मतलब हो गया सरकार के या सिस्टम को रोक देना। उसको वैसी वर्षा अगर इस्तेमाल किया गया कि डेमोलिशन रोकने के लिए ही अपराध किया गया तो नई समस्या देश में खड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जो 2024 की रूलिंग करी वैसा मानते हुए बाकी चीजों पर बैन नहीं लगाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपका क्या विचार है? आपके पास इसका कोई आइडिया है क्या? आपके पास कोई और इस प्रकार का कोई आपके पास एनालिसिस है तो मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।